क्या सुना भाई आज आपने मिस से? क्या कुछ फायदे वाली चीज़ बताई इन्होंने? टाइम वेस्ट किया इन्होंने? हैं? नहीं तारीफ मेरी? देखिए आपने तो कभी ये नहीं की, ये मैंने खुद ही ये कर ये दिया। तो टाइम वेस्ट कर दिया होगा ना इसने। और कोई काम की बात बताई? बच्ची मेरे ख्याल से हमारी स्टूडेंट है, आपको पता होगा, बीएसएन में ना। कौन सा चल रहा है अभी? फर्स्ट सेमेस्टर ही चल रहा है, अभी लास्ट ईयर वाले ही हैं। कैसा एग्ज़ाम आया था? एग्ज़ाम बताया सबसे इम्पोर्टेंट बात, कैसे किस तरह के सवाल आते हैं वो बताए। कौन से? कॉन्सेप्चुअल थे और मैं एक सवाल तो मुझे याद नहीं मतलब कोई अगर कॉन्सेप्चुअल से मुराद के कौन से टॉपिक्स पे आपका ख्याल है कि ज़्यादा फोकस करना चाहिए? आपने 2-3 एग्ज़ाम दिए होंगे ना। मैंने ये बता दिया कि ज़ूलॉजी पे फोकस करना है, बॉटनी का एक भी सवाल नहीं था मेरे बॉटनी आहिस्ता आहिस्ता असल में कम होती जा रही है ना एप्टीट्यूड के लेवल में। आप अगर अपनी स्कीम देखोगे इस साल भी, तब भी आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा। इतना टिपिकल जैसे पहले के ज़माने में आया करता था, हमारे टाइम पे आया करता था बॉटनी, वैसा अब नहीं रहा है। लेकिन ऐसा मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल छोड़ देंगे, तो जैसे हम पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ेंगे, मगर ट्राई टू फोकस मोर ऑन योर ह्यूमन बायोलॉजी मोर इम्पॉर्टेंटली। ठीक है, वो कहना ही चाह रहे हैं। और एग्ज़ाम कौन कौन से दिए थे? AQU बस और यही हो गया बात। MD कैट वगैरह? एमडीएट नहीं दिया मैंने, मुझे करना ही नहीं था एमबीबीएस। और नम्स वगैरह? दाव के लिए अप्लाई किया था मैंने, ये लोग बहुत टाइम लगा रहे थे, लेकिन फिर उससे 2 दिन पहले मेरा आ गया एडमिशन हो गई, तो मैंने टेस्ट देने गई नहीं। अच्छा, AQU का पहले हो जाता है टेस्ट, और AQU का पहले ही होता है, बाद में MD कैट का होता है। हाँ हाँ, इस वीक ओपन हो जाएंगे ओ, आ गई, आज आ गई। हाँ तो आप लोग भी देख लीजिएगा। अच्छा, आप लोग भी कोशिश करके MBBS में अप्लाई कीजिएगा, साथ में BSN भी आप चाहें तो अप्लाई कर लीजिएगा। आगे पीछे ही आते हैं वो, एक ही होता है? अलग अलग होते हैं ना? एक ही होता है। देख लेना अच्छे से एप्लीकेशन को, फॉर्म्स को सही से उसको स्टडी करके। डिफरेंस होता है, बीएसएन का रजिस्ट्रेशन खासा आसान होता है, एमबीबीएस में थोड़ी सी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। उसमें आपको अगर हो जाए आपका टेस्ट क्लियर, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में, आगा खान के, और आपको इंटरव्यू की कॉल आए, इनको भी मैंने यही कहा था, तो इनको मैंने बुलाया था, इनको थोड़ी तैयारी कराई थी इंटरव्यू से रिलेटेड। इंटरव्यू क्या में क्या क्या पूछते हैं, क्या क्या हुआ था? जो सवाल आपने बताए थे 10 के करीब 10, मैं तारीफ कर रही हूँ जी आपकी। जी जी जी, मैं भी यही इनको बताना चाह रहा गला हूँ। नहीं खांसी। हाँ, जो सवाल बताए थे वो आई थिंक 8 या 9 थे, और उसमें से 5 सवाल तो पूछे थे उन्होंने मुझसे। ये असल में एक्चुअली मैं जब छोटा बचपन में जब से पढ़ाना शुरू किया ना मैंने, तो मैं आज तक जो पढ़ा रहा हूँ उससे थोड़ा थोड़ा मैंने ये चीज़ें पता लग गई और वो बताने लग गए। तो ख़ासकर मैं AQU के इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन शुरू से बच्चों को कराता हूँ। आपके यहाँ इधर उधर इतने बच्चे अप्लाई करते हैं नहीं, किसी का होता नहीं, पागल बच्चे हैं। पहले के ज़माने में मैं ज़्यादा पढ़ाया करता था, उस वक्त वो बहुत ज़्यादा बच्चे अप्लाई करते थे और होता भी था मैक्सिमम बच्चों का, तो उनकी ज़्यादा अच्छी तैयारी होती थी। इसलिए मैं अभी भी कह देता हूँ, अगर किसी का एडमिशन में एग्ज़ाम क्लियर हो जाए तो वो जो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे किसी भी डिपार्टमेंट, तो मुझसे एक नज़र आप मिल लेंगे, बता दूंगा, तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। वो कुछ टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं जो मेडिकल ओरिएंटेड हैं, प्री मेडिकल ओरिएंटेड सवाल होते हैं, कुछ ख़ास उनकी चीज़ें जो हमें पता है, तो वो मैं आपको शायद बता सकूँ। इनको भी वो फ़ायदा हुआ, इंटरव्यू अच्छा देकर आए, क्योंकि असल छाट ही है इंटरव्यूज़ में लगाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम तो क्लियर करने वाले और भी बच्चे होंगे, इंटरव्यू में भी शॉर्ट लिस्ट करते हैं, उसके बाद किसी को ऑफ़र करते हैं। सही। अच्छा, ये तो हो गया। बाकी BSN के बारे में बताया इनको, अगर किसी को पूछना हो BSN कैसा होता है, क्या क्या पढ़ना होता है, पता लग गया। अगर किसी को BSN से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझसे अच्छी आपको ये बताएंगी, ये अभी BSN कर रही हैं, मैंने BSN नहीं किया है भाई। बैचलर्स ऑफ नर्सिंग कहते हैं इसे। ये है तो नर्स की डिग्री, लेकिन ये अच्छी बेहतर डिग्री है नर्सिंग क्राइटेरिया में, क्योंकि सॉरी एग्जैक्टली हाँ, वो डिप्लोमाज होते हैं कुछ, ये डिग्री है प्रॉपर, ग्रेजुएशन है, अच्छी है। इसमें आप जैसे ग्रेजुएट होते हैं आपकी वर्थ भी होती है, पैसे के हिसाब से भी, काम के हिसाब से भी। अच्छा, नर्सिंग इन कंपैरिजन विद, अगर आप कंपेयर करेंगे डॉक्टर्स का, तो कोई कंपैरिजन नहीं है, वो एक अलग डोमेन है, ये एक अलग डोमेन है, उनका एक अलग टेरिटरी है काम करने का, यहाँ पे एक अलग टेरिटरी है काम करने का। ठीक है, दोनों फील्ड अपने अंदर एक बहुत अच्छी फील्ड्स हैं। नर्सिंग में मैं ये समझता हूँ, कहता हूँ कि थोड़ा सा हर लेवल पे आपको फिज़िकल मेंटल एक्सर्शंस ज़्यादा हैं। ठीक है, क्योंकि उनको बाकायदा पूरा एक पेशेंट देखना होता है। अच्छा, यही काम मैं अपने लिए भी सोचूं तो हमें असल में अब अपना काम मुझे आसान लगता होगा, इस वजह से मैं ये बात नहीं सोच रहा। हालांकि डॉक्टर्स में भी यही है, डॉक्टरों को सारे मरीज़ देखने होते हैं एक वक्त में, और नर्स को बाकायदा 1 या 2 या 4 मरीज़ एक वक्त में देखने हैं, लेकिन उसका A to Z काम उसे खुद करना होता है। इस सेंस में मैं कह रहा हूँ।
तो ये फील्ड्स जो है ये अच्छी फील्ड्स हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये टाइम टेकिंग है, एनर्जी टेकिंग है, और इसमें आपको मेहनत भी चाहिए, फिर जाके आप कमा भी सकते हैं और सीख भी सकते हैं। असल काम है इसमें सीखना, सीखने के लिए आपको अपने आप को वहाँ पे टाइम देना पड़ता है। और कुछ बताया बीएसएन से रिलेटेड कुछ चीज़ सवाल पूछना है, पूछ लिए, बहुत पूछ लिए। अच्छा, किसी का और कोई सवाल है जो क्लियर ना हुआ हो मैडम से, और मैं आपके सामने क्लियर कर दूँ? मेरा तो एक्सपीरियंस नहीं है, मेरा पहली बार था, मैंने किसी को सेशन दिया है। हाँ पहली बार है, तो पहली बार ही बच्ची आई है हमारी आप लोगों को कुछ बताने के लिए। कोई ऐसा सवाल जो आपको लगता है क्लियर ना हुआ हो, मैं मैडम के सामने आपको अभी क्लियर कर दूँ, मिस के सामने, फिर बाद आपको समझने में मसला हो, पूछो ना। ऐसे इज्जत अफजाई करते हैं बीच में, बस इज्जत अफजाई करते हैं हम इनकी जैसे। बस नहीं, डंडा मारना रह गया, अब डंडा मैं किसी दिन ले आऊँगा, वो अब लपेटता रहूँगा इन लोग को, ये तभी बस हमने तो गालियाँ नहीं खाई पड़ेगा। हैं, सही। और वो पहली बार था जिंदगी में जब गालियाँ, बिल्कुल बुरा नहीं लगा गालियाँ सुन के, delete हो गए थे। देखो ऐसे ही होता है, तभी पहुंच गए ना किसी न किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में कम से कम। देखो इंस्टीट्यूट ऑलवेज मैटर्स, नॉट ओनली इंस्टीट्यूट, मतलब डिग्री मैटर्स ऑल्सो। तो अच्छा इंस्टीट्यूट भी है, इसका अच्छी बात है। AKU हैज़ गॉट अ नेम, अगर ये कहीं पे भी आगे जाके कहीं अप्लाई करती हैं बाद में कहीं, तो हर दफ़ा ये एलुमनाई कहलाएंगे AKU की, वहाँ की वर्थ है, वहाँ के इंस्टीट्यूट का नाम है। तो इसलिए अपने लिए भी थोड़ा सा ये हाई टाइम है ना, थोड़ा सा सोचो, पढ़ाई करो, कहीं बढ़ना है आगे, या अगले साल फिर एप्टीट्यूड करना है। चलो वो चली जाएंगी बाद में करेंगे वाला सेशन हम, जब ये चली जाएंगी, सही। तो इसलिए चलें, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर गाइडिंग। Can I have a picture? यस विद मी और फॉर विद ऑल ऑफ अस, विद ऑल ऑफ अस। बैठो, मैं लेता हूँ, यहाँ खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ या बैठो? आप बीच में बैठ जाओ यार। बैठ जाओ, खड़ी हूँ। यार ये प्रोजेक्टर बंद करना दादा, सब आ रहे हैं? मैं आ जाऊँ, बाकी कह रहे सब आ रहे हैं ऑलरेडी। बहुत ज़्यादा लाइट आ रही मेरी टेंट के ऊपर ना यार, बहुत ज़्यादा आ रही, चमक रहा हूँ मैं, इसको ना यार एडिट करेंगे। अच्छा आप यहाँ पे ना खड़े हो जाओ, क्या नाम है चला, ताकि आपका फेस भी सही आएगा, बीच रहो में, बस ऐसा थोड़ा सा उधर होना, बस अब बैठ। नहीं है भाई, किसी को मसला नहीं, आगे बढ़ो। नहीं है भाई, रोजा नहीं है, क्या हो गया? क्या भाई पढ़ाने आया, रोजा पूछने आया बच्चों से, क्या मतलब है? कैसा ठीक है, करिए थे जी, बिल्कुल अभी चलें, अभी रफ्तारी के बाद चलेंगे। अच्छा ओके अल्लाह हाफिज़ बेटा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर कमिंग, शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा भाई चलें, आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं अब जल्दी से। हमने आपको क्या बताया था लास्ट क्लास में, कुछ सवाल जवाब पूछे तो पढ़ क्या रहे थे हम, डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स तक आ गए थे, इसका मतलब ये चैप्टर निपटा लिया ना हमने। मैंने कहा था आपको ड्रग्स, कोकेन, हेरोइन वगैरह आप किताब से पढ़ लीजिएगा। ये सब के सब क्या कहलाती हैं? ये सब के सब कहलाती हैं नर्वस स्टिमुलेंट्स। क्या कहलाती हैं सारी ड्रग्स? स्टिमुलेंट्स। नर्वस स्टिमुलेंट्स का मतलब होता है यानी कि CNS स्टिमुलेंट्स भी कहलाती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करना। स्टिमुलेट करके क्या होता है, जैसे ही कोई बंदा कोई कोकेन स्नफ करता है या कोई चर्च का सुंदर लगाता है करके, या अफ्तारी के बाद जैसे तुम लोग अगर कुछ पीते पिलाते हो गए या जो भी करते हो गए, फॉर एग्जाम्पल जो भी चाय, तो चाय की नचेड़ी जो भी मतलब एक ही बात है। तो इन सब की वजह से क्या होता है, आपका जो बेसिकली नर्वस वो है ना, नर्व इम्पल्सेस हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीशंस कैसी जाती हैं। सॉरी यार ये स्टार्ट है रिकॉर्डिंग, या मैंने ऐसे शुरू कर दिया? लैग कर रहा है वो। स्टार्ट है। वे कहाँ गया, मेरी क्लास कहाँ गई?
65% intermediate I guess MBBS and for BSN I guess 60 या 55 होगा, कुछ 5 का फ़र्क होना चाहिए। लिखा है उनकी वेबसाइट पे, देख लेना। MBBS यस, BSN का हो सकता है मेरे ख्याल से थोड़ा फ़र्क हो। भाई कहाँ चला गया ये क्या हो रहा है इसको? नहीं ये खुद ही लग कर रहा है। यासिर क्या मतलब इसको दौड़ाएगा क्या? चलो जी, तो न्यूरोट्रांसमीटर्स की सिक्रीशन भी कैसी हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। बताना है बस ये चाह रहे थे हम। अब आते हैं हम जल्दी से नेक्स्ट पे। क्या शुरू करने का कहा था हमने? क्या डिसाइड किया था? तो डिसाइड करो ना जल्दी से जी। ओह अच्छा, इसके अंदर ही है ना, वो पढ़ा देते हैं। हाँ ये डिसाइड किया होगा ये पढ़ने का, तो पहले वो पढ़ लो। आ जाओ। सुनिए भाई, हमारे पास टॉपिक का नाम है, बल्कि टॉपिक भी छोड़ दो, बस सुनते जाओ, कहानी सब समझा दूंगा 2 मिनट में। आप इधर मुझे बताइए, फॉर एग्जांपल ये एक मेरी फिंगर टिप है, ठीक है, और इसको मैंने माइक्रोस्कोपिकली आपको दिखा रहा हूँ। दिस इज माई फिंगर टिप, ये एक छोटी सी फिंगर टिप है मेरी, सही। इस फिंगर टिप के अंदर if I touch this pen on my fingertip, so I can easily sense it within like microseconds that something is touched. Something is. Why is that so? Because of the presence of some neurons in my fingertip. यहाँ पे कुछ न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं, रिसेप्टर्स भी हैं जो डिटेक्ट कर रहे हैं, मगर साथ में वो सेंसेशंस जो डेवलप करके दे रहे हैं मुझे, वो कौन है? न्यूरॉन्स हैं। जिस जिस जगह पे आप अगर कोई भी सेंसेशंस रखते हो, वेदर इट इज़ ऑफ टच, पेन और एनी अदर थिंग, कोल्ड एंड हॉट, तो इसका मतलब है वहाँ पे न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। सेम गोज विद माई दिस फिंगर टिप। अब यहाँ पे मेरे पास किस तरीके से मुझे कैसे पता लग रहा है? मैंने कहा यहाँ पे न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। मैंने इस अपनी फिंगर टिप को एक माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिनेशन में जब देखा तो मुझे नज़र आया कि इसके अंदर न्यूरॉन की आउटर मोस्ट लेयर बना दी है। ये मैंने क्या बना दी? न्यूरॉन की। तो न्यूरॉन की आउटर मोस्ट लेयर क्या कहलाती है? क्या कहते हैं उसको? न्यूरोलीमा। ये न्यूरोलीमा आ गया द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ न्यूरॉन। न्यूरोलीमा के इंटरनल साइड पे ये अंदर का एनवायरनमेंट है, और न्यूरोलीमा का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ये बाहर का एनवायरनमेंट है। न्यूरोलीमा के अक्रॉस कुछ चैनल्स लगे हुए होते हैं। ये चैनल्स कहलाते हैं सोडियम पोटेशियम चैनल्स। क्या कहलाते हैं? ये सोडियम पोटेशियम चैनल्स बना दिए। सोडियम पोटेशियम चैनल्स। साथ ही साथ कुछ हमारे पास सोडियम पोटेशियम पंप्स भी मौजूद हैं, वो भी इनके साथ लगे हुए हैं। सो ऑल अक्रॉस द न्यूरोलीमा के अक्रॉस आपको नजर आ रहे हैं सोडियम पोटेशियम चैनल्स एंड सोडियम पोटेशियम पंप्स। एम आई क्लियर? जो कि इस वक्त क्या हैं? ये दोनों के दोनों इस वक्त क्लोज्ड हैं। कैसे हैं ये? क्लोज्ड।
वो कहाँ गया, फुल पेज वाला कहाँ गया? हाँ किसके वाला सर्च? ये अबे नहीं, फुल पेज का एक आता था ना, न्यूरोलिमा से। ओ सही सही, थैंक यू। अच्छा भाई, यहाँ पे हमारे पास ये दोनों के दोनों बताना ही चाह रहा था, इस वक्त कैसे हैं? क्लोज्ड। कैसे हैं ये? क्लोज्ड है। अगर ये क्लोज्ड है तो इनकी वजह से इनसाइड ऑफ न्यूरोलिमा यानी इंटरनल साइड के ऊपर एक ख़ास आइंस की एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो जाती है। वो कौन से होते हैं? न्यूरोलिमा के अंदर कौन से आइंस डिपॉजिटेड हैं? कौन से भाई? पोटेशियम आइंस। So there are excessive deposition of potassium ions. Not only potassium, बल्कि we have some of the organic materials as well. यहाँ पे कुछ अंदर की तरफ organic substances भी शामिल है. Due to excessive deposition of this potassium ions inside of the neurolema, it may lead to the positive charges of the inner surface of the neurolema. न्यूरोलीमा यहाँ पे अंदर की सरफेस कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। क्यों? मेरा सवाल। अच्छा चलें, बाद में जवाब देते हैं। मेरे पास आउटसाइड ऑफ न्यूरोलीमा, अगर मैं आउटसाइड ऑफ न्यूरोलीमा के बारे में बात करूं, सो आई हैव व्हिच आइन? सोडियम आइन। सोडियम आइंस की एक्सेसिव एक्यूमुलेशन कहाँ पे डिपॉजिट है? न्यूरोलीमा से बाहर के अंदर? बाहर। एंड ड्यू टू दिस एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ सोडियम आइंस आउटसाइड ऑफ द न्यूरोलीमा विल गेट नेगेटिवली चार्ज्ड। ये नेगेटिव है। सवाल ये था कैसा क्यों? अब आपको जवाब देता हूँ। इसका जवाब ये है कि जब कभी हमारे पास आइंस को जब एक जगह के ऊपर गैदर किया जाता है, जल्दी बंद कर लेना भाई, कहाँ किसी गार में छुपा के रखा हुआ है तूने? साइलेंट कर इसको। किसी आइंस को जब एक जगह के ऊपर गैदर कर लिया जाता है, जमा करते हैं जब हम एक जगह पे, तो इसकी वजह से जब आइंस जब एक जगह के ऊपर डिपॉजिट होने लग जाएंगे तो उनकी वजह से कोई ना कोई वहाँ पे पोलैरिटी मेंटेन नहीं होनी चाहिए। व्हाट इज पोलैरिटी? पोलैरिटी मतलब चार्जेस। पोलैरिटी मतलब जब आप किसी खास आइन को एक जगह के ऊपर ज़्यादा तादाद में जमा करेंगे तो उसकी वजह से वहाँ पे कोई ना कोई चार्जेस मेंटेन होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। और इसी को तो आप क्या कहते हैं? सॉरी, किसी ने बोला कुछ? मेम्ब्रेन पोटेंशियल, क्या कहेंगे आप इसको? इस मेम्ब्रेन पोटेंशियल की कोई ना कोई वैल्यू होगी। मेम्ब्रेन पोटेंशियल किसकी वजह से जनरेट हो रहा है? बिकॉज ऑफ द आइंस विच आर गैदर ऑल टुगेदर डिपॉजिटेड एट अ स्पेसिफिक प्लेस, राइट? सो इसकी कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, और वो वैल्यू हमारे पास क्या है? वो बेसिकली करंट के अंदर वो जो आप पढ़ते हैं वो किस में होती है? मिली वोल्ट। क्या मिली वोल्ट में ही होनी चाहिए? बिल्कुल मिली वोल्ट में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या मेंटेन हो रहे हैं भाई? जिसकी कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। ये इस वक्त सारा जो अभी हमने पढ़ा, जो आपके सामने जो मैंने अभी बताया कि न्यूरोलीमा के अक्रॉस सोडियम पोटेशियम चैनल्स पंप्स का लगा होना, इनसाइड ऑफ न्यूरोलीमा का ये चार्जेस का डिपॉजिट होना, आउटसाइड ऑफ न्यूरोलीमा का ये चार्जेस का डिपॉजिट होना, ये सब आपने अभी क्या पढ़ा आपको पता है? इस पूरे टॉपिक का क्या नाम है? इस पूरे टॉपिक को कहते हैं, यस, दिस इज कॉल्ड एज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग क्यों कह रहे हैं?
क्योंकि यहाँ पे अभी तक मैंने किस चीज़ के बारे में बात नहीं करी, यहाँ पे स्टिमुलस के बारे में बात नहीं करी। देयर इज़ नो स्टिमुलस। व्हेन देयर इज़ नो स्टिमुलस एट ऑल, तो उस वक्त ये न्यूरोलीमा क्या कर रहा है, रेस्टिंग स्टेज के ऊपर है। और उस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की मैंने अभी क्या कहा था, कोई ना कोई क्या होनी चाहिए, और वो किस में होती है, वो कितनी है, बुक से पढ़ के बताओ कितनी है, -70 मिलीवोल्ट। -70 मिलीवोल्ट इन्होंने कहा ये वैल्यू है। मेरा एक सवाल है, यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ, जवाब चाहिए, जवाब इंडिकेटर का सवाल है, बस किताबें अभी खोल ली है, वैसे नहीं है घर में। और ये सेंटर में पास नहीं होगी, सेंटर में ये इलाज क्या और ये चीज क्या होता है, ये क्या मिला है, और रेडियस को हम डबल करते हैं, ये क्या होता है, डाया किसी को पता है मेडिकल वालों तो जैसे हम लोग वहाँ जाते हैं ना, यूनिवर्सिटीज़ के विज़िट वगैरह करते हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ के विज़िट तो अभी भी हम लोग राइट आफ्टर ईद जो है वो हम कर रहे हैं प्लान, अभी बातचीत चल रही है। लेकिन साथ साथ उसके साथ साथ ये हो रहा है कि जो भी लोग हमारे जैसे स्टूडेंट्स हैं ना, वो जिन प्रोसेस से गुजरे हैं और उनका किसी न किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, तो और किसी न किसी फील्ड में हुआ है, तो उन लोगों से भी वो किया हुआ बात की हुई है कि वो आके आपके पास जो है वो सेशन कंडक्ट करें, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज जो है वो आप लोग का ATU का हुआ, सही है। इसी तरीके से हमारे साथ अटैच्ड हैं वो लोग जो कि NED के अंदर मौजूद हैं, तो वो आपको अपने एक्सपीरियंसेस जो है वो बता सकते हैं कि किस तरीके से उन लोगों का एडमिशन। अच्छा, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पे सिर्फ टेस्ट वगैरह होता है और आपकी परसेंटेज देखी जाती है, ठीक है, उन दोनों को देखते हुए आपका एडमिशन होता है। कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि मल्टीपल जो है वो इनटेक के प्रोसेसेस होता है। फॉर एग्जांपल आपका स्कोर भी देखा जाता है, टेस्ट का स्कोर और इंटरमीडिएट का स्कोर भी देखा जाता है। इसके अलावा आप उसके साथ साथ जो है वो इंटरव्यू भी देखा जाता है। तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो इंटरव्यूज़ में आपको निकालते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो प्रोसेसेस हैं ना, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे आप में से कुछ स्टूडेंट बैठे होंगे, लास्ट टाइम जो स्टूडेंट आज आपके सामने आई, मैं आपको उसकी एक बात बताऊँ, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अटेंड करें, टेस्ट ज़रूर। तो उसको बोला कि आपने ना आगा खान में सबको बोला कि आगा खान का टेस्ट आने वाला है, लाजमी अटेंड। तो कुछ ने बोला सर जाना नहीं है, कुछ ने बोला फीस ज़्यादा है, ये है वो है। मैंने बोला आप लोग दें, और स्कॉलरशिप है वहाँ पे, स्टूडेंट प्रोग्राम है, डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट बातें की। तो इसको कुछ हद तक समझ में भी आई होगी, तो ये बाहर आई और इसने मुझे एक बात बोली, इसने बोला अगर नहीं हुआ ना, तो मैंने बोला हाँ ठीक है, सही है, आप दो। तो इसने बोला ठीक है, सही है। तो उसके बाद इसने टेस्ट जब अटेंड किया, इसका टेस्ट हो गया, शी वॉज वेरी मच हैप्पी, लेकिन स्टिल शी वॉज कन्फ्यूज कि यार जो है वो फीस वगैरह के जो भी मामला होते हैं, तो उस जब आप एक दफ़ा कहीं के लिए कर लेते हैं ना कि यहाँ पे टेस्ट दिया, हो भी गया, अब आप उसके लिए अच्छे से प्लान भी कर सकते हैं कि यार फीस के लिए जो मालूमात है वो ज़्यादा अच्छे से फिर आप लोग कर सकते हैं। हम लोग जो भी आपको बता सकते हैं ऑनलाइन, आपको जो भी पता लगेगा ऊपर ऊपर से पता। जब आप एक इंस्टीट्यूशन के बारे में सोच लेते हैं, वहाँ पे आपका एडमिशन और मतलब आपका टेस्ट क्लियर हो जाता है, आप एक दफ़ा इन हो जाते हैं, तो फिर आप वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अच्छे से ले सकते हैं, फीस वगैरह से रिलेटेड, बाकी सारी चीज़ों से रिलेटेड। तो ये अभी कुछ आप समझें कि एडमिशन हो जाने के बाद भी कुछ हद तक कंफ्यूज थी, और ये मालूमात कर रही थी कि डिफरेंट अब किसी यूनिवर्सिटी का एडमिशन कब होना है, किस फील्ड का एडमिशन कब होना है, ठीक है, इस तरीके की इंफॉर्मेशन ले रही थी। बट ये हुआ कि फाइनली
जब ये अभी पिछले दिनों मुझसे मिलने आई और मैंने देखा कि इसने आंखों में कार्ड पहना और मुझे कहा चलो शुक्र, वरना मुझे डर लग रहा था कि मुझे इसके टेस्ट के पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि इसने वो किया था कि भाई आप देख लें बस मुझे ही, ठीक है। तो मतलब उसने इतना मुझे वो किया है कि आपकी वजह से दे दूँ, वरना अगर नहीं हुआ ना, क्योंकि जाहिर सी बात है आप यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट देते हैं, हम तो आराम से कह देते हैं कि आप सारी यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट दें, लाजमी दें, जाहिर सी बात है वहाँ के भी एक एडमिशन टेस्ट की भी फीस होती है, लेकिन वो एडमिशन टेस्ट की फीस आप ये नहीं समझा करें कि भाई वो ज़ाया हो रही है, वो फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस ही, ठीक है। तो जब तक आप उस माहौल में रहते हुए नहीं देते हैं टेस्ट, जब तक उस माहौल में रहते हुए आप टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तब तक आपको अंदाज़ा नहीं होता कि आप क्या चीज़ सही कर रहे हैं, क्या चीज़ गलत कर रहे हैं। जैसे मैं एक और आपको एग्जांपल दूँ, हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट देते हैं। अब जाहिर सी बात है अगर आप आफान का टेस्ट देने के लिए जाएंगे तो उसका जो कंटेंट होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो अब आप सिर्फ जैसे आमतौर पे 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में क्लास में पढ़ के चले जाते हैं, इस तरह नहीं करना होगा। आपको कुछ चीज़ों को खुद से पढ़ना पड़ेगा, और वो आप खुद से कैसे पढ़ेंगे वो गाइडलाइन हम प्रोवाइड करेंगे जब आप बताएंगे कि हाँ भाई हम इस टेस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये जो स्टूडेंट आपके सामने आएंगी, ये एक्स्ट्रा बैठ के पढ़ रही थी, मतलब इसका भी यही था कि मेरा वो तो हुआ ही नहीं, अब क्या करूँ। मैंने कहा तो बताओ भाई, तो हम आपको अलग से करवा देंगे, क्योंकि बाकी सब लोगों को स्पीड में लेके जाने का मतलब ये है कि सब लोग कंफ्यूज हैं। अगर आप में से कुछ लोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप में से कुछ 10 लोग हैं और वो सिर्फ एमडी कैट या एनईडी के लिए वो फोकस कर रहे हैं, तो उनके लिए सिलेबस बिल्कुल लीनियर पैटर्न में चलेगा। लेकिन अगर आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने पहले को टेस्ट देने हैं, पहले महीनों में टेस्ट, तो उनके लिए तो एक्स्ट्रा ज़रूरी है। तो जब आप बताते हैं तो फिर हम आपके लिए वो कंडक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन जितना भी आपके सामने जो भी टेस्ट वगैरह यहाँ पर भी हो रहे होते हैं, आप खुद इतना गौर करेंगे यहाँ पे जो वर्कशीट्स हो रही है, यहाँ पे जो टेस्ट हो रहे हैं, आप उसमें कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उसके लिए कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं। आप प्रिपेयर कर रहे हैं सिर्फ क्लास लेक्चर्स से, आप प्रिपेयर कर रहे हैं सिर्फ उससे आप जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं जो आपको मटेरियल यहाँ से प्रोवाइड हुआ है। तो आप खुद सोचें जो यहाँ से मटेरियल आपको प्रोवाइड किया गया उसी से अगर टेस्ट बना दिया जाए, आपका टेस्ट तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन आप प्रिपेयर होंगे क्या उसी से आएगा यूनिवर्सिटी में। हमारा असल मकसद ये है ही नहीं कि आपको कुछ रखें, असल मकसद ये है कि बाद में खुशी हो जब एडमिशन हो, ठीक है। तो उसके लिए हमें अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी, उसके लिए आपको डिफरेंट जगहों से पढ़ना पड़ेगा। कुछ बुक्स, ये मैं हमेशा स्टार्टिंग में कहता हूँ कि कुछ बुक्स हम लोग ने यहाँ पे रखी नहीं है, ठीक है, आप उससे पढ़ सकते हैं, अपने एक्स्ट्रा टाइम में आप उससे पढ़ें, सही है। और कुछ बुक्स जो है वो ऐसा भी होता है कि आपके अपने जहन में आती हैं, या आपस में जो दोस्त यार बात करते हैं कि यार फलानी बुक बहुत अच्छी है, तो मैं कह रहा हूँ आप बाय नहीं करें, आप मुझे बताएं, मैं आपके लिए बाय करूँगा, यहीं पर पढ़ें, सही है। मतलब ग्रुप स्टडी कर लीजिएगा, इंडिविजुअली पढ़ लीजिएगा, तो लेकिन सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सही है। तो आज का वैसे सेशन जो उन्होंने थोड़ा बहुत गाइड किया होगा तो आप लोग को समझ में आया कैसा, तो ये मैं इसीलिए भी आप लोगों से फीडबैक ले रहा हूँ कि क्या हमें ऐसे सेशंस करवाने चाहिए डिफरेंट लोगों से। क्या मैंने सवाल पूछा? डिपेंड करता है, डिपेंड्स, इट डिपेंड्स अप टू व्हाट। सिर्फ 2 बच्चे जवाब देंगे, बाकियों को नहीं समझ आया। ये सवाल इसी तरह एमडी कैट में रिपीटेड है जिस तरह पूछ रहा हूँ। इट डिपेंड्स, आपने कहा इट डिपेंड्स, जवाब यही है डिपेंड, बट इट डिपेंड्स अप टू व्हाट। अब नेक्स्ट सवाल, जवाब आपने सही दिया है, द आंसर इज इट डिपेंड्स। But my question is now, it depends up to what?
मतलब क्या पूछना चाह रहा हूँ, द वैल्यू ऑफ RMP, what are the depending factors of value of RMP. मतलब if it is -70 so it could be -45 millivolt to -90 millivolt. आप समझ रहे हैं कुछ मेरी बातें, समझोगे साथ दोगे तो समझ आएगा, नहीं तो टॉपिक सर के ऊपर से आएगा, थोड़ा सा ही ट्रिकी टॉपिक है। मतलब ज़रूरी नहीं कि हमेशा हर किसी का RMP क्या मिले -75 millivolt मिले, इट कुड बी -45, इट कुड बी -90, इट कुड बी समवेयर इन द मिडल। बुक से पढ़ने से फ़ायदा नहीं, मेरे सुन के आप जवाब दें। तो मैंने ये सवाल पूछा आपसे कि ये वैल्यू किस पे डिपेंडेंट है, आपने पहला जवाब सही दे दिया कि इट डिपेंड्स, इट इज़ नॉट अ कांस्टेंट वैल्यू। आप गौर से सोचें, इसी लेक्चर के अंदर भी आपने जवाब सुना। वेरी गुड, एक बच्ची ये अक्लमंद है, मैं शुरू से जानता हूँ इसको कि ये है थोड़ी सी अक्लमंद। सही जवाब दिया इसने बिल्कुल। अभी इतनी देर से तकरीर कर रहा था मैं, चार्जेस आइंस डिपॉजिट हो गए, फजूल में ही भाषणबाजी लिखी मैंने, आइंस गैदर हुए, डिपॉजिट हुए, किसकी वजह से, जिस चार्जेस की वजह से क्या मेंटेन हो रहा है, जिसकी कोई ना कोई क्या है। अभी ऊपर से आ रहे हो वैल्यू क्या मिली वोल्ट में, जो कि कितनी है, तो भाई किस पे डिपेंडेंट है, इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ डिपोजिशन ऑफ व्हाट, द मोर यू हैव द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट inside of and outside of neurolemas, the more it will be a value of RMP. The lesser you have the concentration gradient maintained across the neurolema, the lesser value of you would have your RMP. Am I clear? Clear है वाली बात? बहुत नीनू आ रही है आज भाई, बहुत नीनू आ रही है सबको। अल्लाह। So concentration gradient किस पर डिपेंडेंट है ये? अच्छा भाई, अब बात करते हैं, ये सारा आपने पढ़ लिया RMP के बारे में बाद में बात करते हैं। अब RMP के बाद मेरे पास आ जाता है फॉर एग्जांपल एक्शन पोटेंशियल। ये क्या चीज़ है? व्हाट इज एक्शन पोटेंशियल? नर्व इम्पल्स का जनरेट होना, ठीक है, मान लिया मैंने। द प्रोडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स कैसे होता है भाई? यस, वेरी गुड। प्रोडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स की प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले क्या चीज़ ज़रूरी है? स्टिमुलस ज़रूरी है। इसका मतलब in the absence of stimulus the neurolema will be at its resting membrane potential। जैसे ही आपके पास इस फिंगर टिप के लिए क्या आ गया, एक स्टिमुलस आ गया, जैसे ही स्टिमुलस आया अब क्या होगा, यहाँ पे फौरन जो सेंसेशन डेवलप होती हैं उससे बीच बीच में क्या सारी बातें हुई। नंबर 1, सबसे पहले स्टिमुलस का प्रेजेंट होना। नंबर 2, इट ट्रिगर्स द वर्ड। जब स्टिमुलस यहाँ पे मौजूद है तो वो किसको ट्रिगर करेगा? इट ट्रिगर्स द न्यूरोलीमा। न्यूरोलीमा ट्रिगर होगी ना सबसे पहले। न्यूरोलीमा ट्रिगर होने के बाद क्या होना चाहिए? न्यूरोलीमा ट्रिगर होने के बाद न्यूरोलीमा ट्रिगर हो गए भाई, अब बताओ क्या करें? क्या करें? ओपन करें। सोडियम पोटेशियम चैनल्स विल गेट ओपन अप। सोडियम पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे। ओपनिंग ऑफ द सोडियम पोटेशियम चैनल्स, यही सीरीज में लिखा हुआ होता है। ओपन हो गए। ओपन होने के बाद क्या होगा? ओपन होने के बाद यहाँ पे द पोटेशियम आइंस which are maintained inside of the neurolema, they will start leaving out the neurolemal space to outside। ये यहाँ से निकल के कहाँ जाएंगे? आउटसाइड। मतलब इसको क्या कहते हैं? पोटेशियम इफ्लक्स। क्या बोलेंगे इसको? पोटेशियम इफ्लक्स। मतलब the removal of the potassium ions, when the potassium ions will go from inside of neurolema to। अब इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से ये होगा, जो इनर सरफेस ऑफ न्यूरोलीमा
कौन से चार्जेस मेंटेन किए हुए थे इन्होंने मेंटेन किए हुए थे पॉजिटिव, मेहनत से। ये पॉजिटिव चार्जेस किसकी वजह से मेंटेन थे? पोटेशियम आयंस के यहाँ पे गैदर होने की वजह से मेंटेन थे। अब पोटेशियम आयंस खुद कहाँ जा रहे हैं भाई? पोटेशियम आयंस कहाँ जा रहे हैं? बाहर जा रहे हैं, ई फ्लक्स हो रहा है। तो जैसे जैसे पोटेशियम आयन बाहर जाता जाएगा, इसकी जो यहाँ पे पोलैरिटी मेंटेन हुई हुई है, मतलब इसके जो यहाँ पे चार्जेस मेंटेन हुए हुए हैं, क्या ये अपनी पोलैरिटी लूज करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। ये अपने चार्जेस लूज करेगा कि नहीं करेगा? यस और नो? तो दिस एरिया विल स्टार्ट गेटिंग डीपोलर। ये एरिया क्या बनता चला जाएगा भाई? ये डीपोलर बनता चला जाएगा। मतलब कि यहाँ पे ये पॉजिटिव से क्या होता चला जाएगा? नेगेटिव होता चला जाएगा। दिस स्टेप इज कॉल्ड एज once the potassium ions will show efflux, this step is called as depolarization. क्या कहलाएगा ये? What is depolarization if somebody would ask you? Depolarization is the first step of the action potential. ये एक्शन पोटेंशियल का पहला स्टेप है, पहला फिनोमेना है। पहले डीपोलराइजेशन होती है। कैसे हुई डीपोलराइजेशन? इतना सारा भाषणबाजी थी मैंने। क्या हुआ? पोटेशियम आयंस का ई फ्लक्स हुआ। कब हुआ था? जब सोडियम पोटेशियम चैनल ओपन हो गए थे। वो कैसे ओपन हुए थे? जब न्यूरोलीमा ट्रिगर हुआ था। किसकी वजह से ट्रिगरिंग हुई? तो ये पूरा एक पैटर्न है, समझ आ रहा है? तो एक्शन पोटेंशियल के लिए आप डायरेक्ट जो बोल देते हैं डीपोलराइजेशन, उससे पहले ये सब चीज़ों का होना ज़रूरी है। स्टिमुलस आया, न्यूरोलीमा ट्रिगर हुई, सोडियम पोटेशियम चैनल ओपन हुए, पोटेशियम ई फ्लक्स हुआ, पोटेशियम आयंस बाहर जाने लगे, वहाँ पे एरिया डीपोलर होने लगा, पोलैरिटी चेंज होने लगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव हुआ। फिनोमेना क्या कहलाया? डीपोलराइजेशन। मगर अभी एक्शन पोटेंशियल कंप्लीट नहीं हुआ है। इन रिस्पॉन्सेज टू पोटेशियम आयंस, जब पोटेशियम आयंस बाहर जाते, अंदर से बाहर के इलाके में जा रहे होते हैं, ई फ्लक्स हो रहा है। सो दिस सोडियम आयंस ये भी कहेंगे कि आप हमारे इलाके में आए, हम आपके घर आएंगे। आप हमारे घर घुस रहे हैं, हम आपके घर घुसेंगे, क्योंकि सोडियम पोटेशियम चैनल्स आर फॉर बोथ द आयंस, सोडियम एज वेल एज पोटेशियम। तो ये जब इसी चैनल के अकॉर्डिंगली जितना, जब पोटेशियम आयन अंदर से बाहर जाएगा तो पोटेशियम आयन बाहर से अंदर आएगा, सोडियम आयन बाहर से अंदर आएगा। तो यहाँ पे आप पहले कह रहे थे कि पोटेशियम ई फ्लक्स हो रहा है, मगर अब आप क्या कहेंगे? सोडियम आयंस का क्या हो रहा है? क्या बोलेंगे? इनफ्लक्स बोलेंगे। ड्यू टू द इनफ्लक्स ऑफ द सोडियम आयन, अब क्या होगा? गौर से सुनिए। जो यहाँ पे इन्होंने अभी अपनी पोलैरिटी लूज कर ली थी, जो पोलैरिटी इन्होंने अभी अभी यहाँ पे क्या करी थी, वो चार्जेस जो यहाँ से चले गए थे, उसकी जगह के ऊपर वापस अब कौन से चार्जेस आ रहे हैं? सोडियम आ रहा है। पहले यहाँ से पोटेशियम बाहर गया तो वो एरिया कैसा हो गया था? नेगेटिव होता चला गया था। अब यहाँ पे वापस कौन आ रहा है? तो ये अपनी पोलैरिटी वापस गेन करेंगे कि नहीं करेंगे? ये वापस अपनी पोलैरिटी गेन करने लग जाएंगे। वापस से कुछ चार्जेस को क्या करने लग जाएंगे? गेन करने लग जाएंगे। कैसा हो गया था ये अभी थोड़ी देर पहले? नेगेटिव। जब पोटेशियम आयंस के बाहर जाने के बाद सोडियम आयन अंदर आएगा, so this area will again get repolarized. ये एरिया वापस क्या हो जाएगा? रीपोलर होता जाएगा। जब एक आयन एक अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह जाता है तो उसकी पोलैरिटी पे फर्क पड़ता है, उसके चार्जेस पे फर्क पड़ता है। पहले जितनी मेहनत से वहां पे पोलैरिटी मेंटेन थी, वो ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ द आयन मेंटेन थी। जैसे ही उन्होंने अपनी जगह छोड़ना शुरू करी, वो सारा एरिया डीपोलर हो गया। उसी जगह पे वापस कोई और आयन आने लगे, वो वापस एरिया, वो सरफेस क्या हो जाएगी? रीपोलर हो जाएगी। क्या हो जाएगी वो? तो ड्यू टू द ई फ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन यू कॉल इट एज डीपोलराइजेशन, बट ड्यू टू द इनफ्लक्स ऑफ द सोडियम आयन यू कॉल इट एज व्हाट? रीपोलराइजेशन। क्या कहलाता है ये स्टेप? which is actually the second step of action potential. अब due to depolarization and repolarization effects, इन सब चार्जेस के
पोटेशियम के बाहर जाने की वजह से और सोडियम के अंदर आने की वजह से, इनकी वजह से कोई ना कोई एक वैल्यू जनरेट होती है जो कि मिली वोल्ट के अंदर होती है। वो वैल्यू किस में होगी? कोई ना कोई मिली वोल्ट में। ये किसकी वैल्यू के बारे में बात हो रही है? एक्शन पोटेंशियल के बारे में, जो कि 2 स्टेप होगा इसके। जब दोनों स्टेप हो जाएंगे तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, जिसकी कोई ना कोई क्या होनी चाहिए भाई? जैसे आरएमपी की वैल्यू थी, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की जब वैल्यू है तो एक्शन पोटेंशियल की कोई वैल्यू होगी कि नहीं होगी? इतनी छेड़खानी करी है आपने, वैल्यू होगी। वो वैल्यू कितनी है? मिली वोल्ट कितना है? -55 मिली वोल्ट। आए सवाल करते हैं। ये आसान है। द वैल्यू ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज कांस्टेंट और इट डिपेंड्स। कांस्टेंट थोड़ा गंदा लिख दिया, डिपेंड्स कांस्टेंट। यही पूरे टॉपिक में से एप्टीट्यूड के यही 2 सवाल आते हैं। जिसने ये 2 समझ लिए, टॉपिक समझ लिया। पहला वाला क्लियर था सवाल आपको? हर टॉपिक से आप ये समझे सवाल क्या पूछते हैं, तो आपको ग्रिप आ जाएगी। ये आपके रिपीटेड क्वेश्चन है। पास पेपर सॉल्व कर रहे हो? झूठ बोल दो, गुनाह कमा लो रमजान में। झूठ बोल दो, हाँ कर रहे हो। हाँ भाई, डिपेंड्स। हाउ मेनी ऑफ यू, चलो यहाँ पे वोटिंग कर लेते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर इन फेवर ऑफ के इट डिपेंड्स? रेज योर हैंड, वोटिंग हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. How many of you are in favor of it is constant value? 1 2, डिपेंड में चला गया तुम बहुत जल्दी। 1 2 constant. Anybody constant? The answer is मुबारक हो। The answer is depends. मगर it depends up to what? ये बताएं जल्दी से। हाँ जी, क्या बात है लड़के, छा गया यार। किसने जवाब दिया? रॉबर्ट। it depends up to, पूरा जवाब दे दो तो मैं, रोज़ा है नहीं तो मैं प्यार कर लेता आगे आपको। क्या बोलते हैं इसको? यस, वेरी गुड, शाबाश। मतलब समझ में आ रहा है। इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, गुड। द वैल्यू ऑफ एक्शन पोटेंशियल is not a constant value, it depends, and it depends upon actually the intensity of the stimulus। क्योंकि कहानी की शुरुआत आप देखें कहाँ से हुई है? स्टिमुलस से हुई है। अगर यहाँ पे मैं बात कहूँ, यहाँ पे मैंने एक पेन टच करना है, तो उस पेन के टच के एहसास के लिए जो मुझे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा वो वैल्यू अलग है। सिर्फ उतनी ही मुझे ज़रूरत होगी इस टच के एहसास कराने के लिए मेरी बॉडी को कि उसने वो वैल्यू जनरेट करके दे दी, एक्शन पोटेंशियल हो गया। एंड आई अज्यूम्ड, आई सेंस्ड इट, आई फेल्ट इट कि समथिंग इज टच्ड। बट इसी जगह एक हथौड़ा टच कर दो, टच तो वो भी है। टायर के नीचे मैं टच कर दूँ, टायर गुजार दूँ, उसके बाद टच तब भी होगा। क्या होगा? मजा आएगा। बत्ती नहीं देखो कैसे खिल गई थी, टायर के नीचे रखने हैं, क्या सोचने लग गई हूँ। क्या होगा? वो भी तो टच ही है, मगर उस टच और इस टच के स्टिमुलस की इंटेंसिटी में क्या फ़र्क है? वहाँ पे जो उस वक्त जो ट्रिगर होगा न्यूरोलीमा, वहाँ पे जो आइन से आपस में आगे पीछे भागम दौड़ी करेंगे, उसकी वजह से जो मिली वोल्ट यहाँ पे अमाउंट जनरेट होगा वो वैल्यू अलग होगी, तभी उसका पेन का थ्रेशोल्ड भी ज़्यादा होगा। ठीक, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मगर इतनी सारी आपने ये जब सब चीज़ें कर देते हैं आप, यही 2 मेजर स्टेप्स होते हैं, लेकिन उसके बाद हमारे पास फिर हमें क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ बेसिकली, यस, प्रोपेगेशन। ये क्या होता है? प्रोपेगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। आपकी नर्व इम्पल्स जनरेट हो गई ना, टॉपिक में हो गई जनरेट। नर्व इम्पल्स जब जनरेट हो जाती है बेटा, तो आपको अब ये आगे पढ़ना होता है कि नर्व इम्पल्स किस तरीके से प्रोपेगेशन बोलते हैं,
इसको कंडक्शन को किस तरह कंडक्ट होती है, तो ये कंडक्ट होती है थ्रू डेंड्राइट से लेके कहाँ पे आती है, एक्सॉन फाइबर के पास, और इस एक्सॉन फाइबर में ये मूवमेंट क्या कहलाती है इसकी, सब पढ़ाया हुआ है पहले, सॉल्टेटरी मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट है, विच अकर्स थ्रू नोड्स ऑफ रन वायर, ठीक है। वहाँ से होती हुई कहाँ पहुँचती है ये भाई, नर्व इम्पल्स कंडक्शन हो गई, किसमें पहुँच गई ये, साइनेप्स के अंदर। तो साइनेप्स के अंदर ये जब पहुँचती है तो ये सारा एरिया शुरू का जो क्या कहलाया, ये कहलाया प्री साइनेप्टिक एरिया, क्या कहलाया, और साइनेप्स के बाद वाला जो एरिया कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, पोस्ट साइनेप्टिक एरिया। समझ आ रही है बातें। तो नर्व इम्पल्स इज सपोज टू बी कंडक्टेड फ्रॉम प्री साइनेप्टिक टू, जिसमें बीच में कहाँ से गुजरती है, अब वहाँ की बातें पढ़ लो। साइनेप्स में क्या होता है ऐसा, साइनेप्स के अंदर जब तक के एक नर्व इम्पल्स प्री साइनेप्टिक टू पोस्ट साइनेप्ट एरिया में जा ही नहीं सकती जब तक के साइनेप्स में कौन सी ऐसी खास एक्टिविटी ना हो जाए। इट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम प्री टू पोस्ट साइनेप्टिक एरिया अनलेस देयर इज समथिंग हैपन इन द साइनेप्स। साइनेप्स में ऐसा क्या ना हो जाए। Which one is the following the most important role of synaptic activity for the transmission of nerve impulse? नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन के लिए कौन सा स्टेप इंपॉर्टेंट है, कौन सा केमिकल रिएक्शन, द सिक्रीशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, द रिलीजिंग ऑफ द रिलीज्ड ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। until and unless neurotransmitters are released over here in the synapse, जब तक यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट नहीं होंगे, ये क्या लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में मैं, व्हाट इज इट, एसिटाइल कोलिन लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में मैंने। जब तक यहाँ पे एसिटाइल कोलिन रिलीज नहीं हो जाएगा, जब तक कि मेरा नर्व इम्पल्स प्री टू पोस्ट साइनेप्टिक एरिया में कंडक्ट नहीं हो पाएगा। और जैसे जैसे साइनेप्स भरते चले जाएंगे न्यूरोट्रांसमीटर से, वैसे वैसे मुझे यहाँ पे सेंसेशन डेवलप होना शुरू हो जाएगी। यही वो मोमेंट होता है कि जब आई कैन फील द सेंस, आई कैन हैव द मोमेंट ऑफ टच व्हेन समथिंग इज टच्ड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस टॉपिक। समझ आ रही है कुछ बात। तो यहाँ पे एसिटाइल कोलिन रिलीज हो गया, साइनेप्टिक एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। लेकिन अगर मैं बाद में कहानी को अब कंबाइन करूँ, रिवर्स करूँ, वो क्या है, जब तक के स्टिमुलस रहेगा जब तक तो ये कहानी चलती रहेगी। क्या क्या, जब तक कि हमारे पास नेट चेंज ऑफ आइंस होगा, एक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जनरेट होती रहेगी, नर्व इम्पल्सेस प्रोड्यूस होती रहेंगी और सिक्रीशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स मिलता रहेगा, मगर तभी मुझे सेंसेशंस भी आती रहेंगी। मगर सून आफ्टर आई रिमूव द रिमूवल ऑफ द स्टिमुलस, तो उसकी वजह से आपको ऐसा होता है बाज़-औक़ात कि आपने पिन चुभोई, यहाँ पे पिन तो हट गई, टच तो हट गया, मगर यू स्टिल फील सम पेन देयर, और आहिस्ता आहिस्ता जाके वो ख़त्म हो जाता है। कोई ज़ोरदार आपको चमाट मारे मुंह के ऊपर, चमाट तो टच करके निकल गया, लेकिन उस वक्त जो आपको वो एहसास, वो गर्माई या वो जो आपको रहता है कि कुछ थोड़ा सा है यहाँ पे लगा हुआ था या कुछ भारी भारीपन होता है, तो वो आपको क्या है, वो बेसिकली आहिस्ता आहिस्ता चला जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता जब चला जाता है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे मज़ीद कोई भी न्यूरोलीमा ट्रिगर नहीं हो रही है, क्योंकि स्टिमुलस वहाँ से रिमूव हो गया है। जब स्टिमुलस रिमूव हो गया तो न्यूरोलीमा मज़ीद ट्रिगर, इसका मतलब कि वो वापस अपनी एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के बजाय किस पे जा रही है, रेस्टिंग में जा रही है। किस में जा रही है, मगर रेस्टिंग में कैसे जाए, दोबारा से। अभी तो आपने इतनी छेड़खानी की हुई थी ऊपर, भूल गया आप। हाँ, अब ये अब कौन काम करेंगे, सोडियम पोटेशियम पंप्स काम करेंगे। दे विल डू व्हाट, they will take the sodium ion back to their own place and they will take the potassium ion back to their own place to maintain the what,
homeostasis, the constant conditions. This is the place where they are actually supposed to be. Sodium ions are always being outside of neurolema, and they will maintain the homeostatic condition of the sodium ion across the neurolema, and so the potassium ions, and so for the potassium ions as well. तो जब यहाँ पे ये होम्योस्टेटिक कंडीशन मेंटेन हो जाएंगे आइंस की, तो वापस किस पे चली आएगी? न्यूरोलीमा, क्योंकि स्टिमुलस क्या है, ख़त्म हो चुका। क्लियर है? मगर उसका क्या करें? टॉपिक अभी ख़त्म नहीं है, अब ख़त्म होगा। इसका क्या करें? साइनेप्स में जो आपने न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करा दिए भैया, इसका क्या किया जाए? ये यहीं पड़े रहते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कैसे? जब तक ये यहाँ पड़े रहेंगे ना, भले स्टिमुलस ख़त्म हो जाए, आपको जब तक सेंसेशंस आती रहेंगी, इनका यहाँ से ख़त्म होना ज़रूरी है। साइनेप्स का वापस एम्प्टी होना ज़रूरी है। वो कैसे एम्प्टी होते हैं? इस स्टेप को क्या बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड एज रीअपटेक ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। कैसे? यहाँ पे प्री साइनेप्टिक वेसिकल से, ये वेसिकल्स हैं कुछ, कैल्शियम आयन रिलीज किया जाता है। क्या रिलीज करते हैं? तो जब यहाँ पे कैल्शियम आयन रिलीज करेंगे, तो ये जो कैल्शियम सिक्रीशंस होंगी, ये बाइंड करेगा कैल्शियम किसके साथ? एसिटाइलकोलिन लिख रहा हूँ यहाँ पे, वैसे कोई भी क्या हो सकता है, न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है, उसके साथ। और ये वापस कैल्शियम आयन के साथ बाइंड करके इसको अपने साथ जोड़ेंगे और इसको वापस प्री साइनेप्टिक एरिया में, प्री साइनेप्टिक जंक्शन में जाके डिपॉजिट कर देंगे, जिससे ये साइनेप्स न्यूरोट्रांसमीटर से खाली कर लिया जाएगा। कैल्शियम इसको अपने साथ बाइंड करेगा, जोड़ेगा, जहाँ से कैल्शियम आया है वहीं पे से प्री साइनेप्टिक वेसिकल्स में ले जाएगा। फॉर द कंडक्शन, नर्व इम्पल्स कंडक्ट होना ज़रूरी था ना, प्री साइनेप्टिक टू न्यूरॉन रिलीज होना ज़रूरी है ना नर्व इम्पल्स का। नर्व इम्पल्स न्यूरॉन टू न्यूरॉन पहुंचती है ना, यहाँ तक पहुंचने के लिए नर्व इम्पल्स को यहाँ से यहाँ तक मेरे नर्वस सिस्टम को पहुंचाने के लिए न्यूरॉन्स चाहिए। हर न्यूरॉन के बीच में क्या है? स्पेस है। स्पेस क्या कहलाता है? साइनेप्स। मगर प्री साइनेप्टिक पोस्ट साइनेप्टिक जाने के लिए क्या चाहिए? बीच में न्यूरोट्रांसमीटर चाहिए। यूज़ नहीं होते, रिलीज होके यहाँ बैठे रहते हैं। जब तक ये रिलीज हुए हैं, जब तक आपको मज़ा आता रहेगा। हाँ, जैसे ये रिलीज होना ख़त्म हुए, ये जगह ख़त्म हुई, आप सुन हो जाएंगे वहाँ। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स भी है? बता दिया शायद मैंने लास्ट क्लास पढ़ाया था, बताया था ना। किताब में खोले, पेज नंबर, किताबें निकालें, अभी का भी पढ़ें। 75 एंड 76। इसी तरह सवाल आएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज an excitatory neurotransmitter and which one of the following is inhibitory neurotransmitter? TPSP है ना, excitatory post synaptic potential। IPSP inhibitory post synaptic potential। क्या क्या नाम है? एपिनेफ्रीन। एपिनेफ्रीन का दूसरा नाम एड्रेनालिन। नॉर एपिनेफ्रीन का दूसरा नाम नॉर एड्रेनालिन। और सेरोटोनिन, डोपामीन। इसकी वजह से दो कंडीशंस दी हुई होंगी यहाँ पे, पढ़ लीजिएगा। पार्किंसन पढ़ा हुआ है आपने, और शिज़ोफ्रेनिया। हाँ जी, इसी में है ना, यही है। वैसे किताब में लिखा हुआ है दोनों के तौर पे यूज़ होता है बाजू का, लेकिन मोस्टली यही है। यस, इनहिबिटरी में गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड और
एस्पार्टेट भी है। हाँ भाई, सवाल इतना कुछ कुछ समझ आया है? तस्वीर लेनी है, आगे बढ़ो, ले लो। सर ये दोनों पोस्ट साइनेप्टिक हुए, कौन से? दोनों क्लासिफिकेशन। ये बेसिकली नहीं, पोस्ट साइनेप्टिक इसलिए है क्योंकि न्यूरोट्रांसमिशंस जो है वो कंप्लीट ही पोस्ट साइनेप्टिक जंक्शन पे होती हैं। न्यूरोट्रांसमिशंस का मकसद क्या है? प्री टू पोस्ट तक पहुंचना। तो ये दोनों जो जंक्शंस बनते हैं हमेशा, वो जंक्शंस शुरू होते हैं प्री से, ख़त्म कहाँ होते हैं? पोस्ट पे। तो आपको इफेक्ट कहाँ मिलेगा? वैल्यू कहाँ जनरेट होगी? पोस्ट पे। हर ड्रग का इफेक्ट कहाँ मिलता है? पोस्ट पे। अगर इनको आपने रिवर्स करना है, कोई एंटीडोट देना है, बाज़-औक़ात कुछ ऐसी मेडिकेशंस होती हैं, कुछ ड्रग्स होती हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो इनको डिग्रेड करेंगे। किसी ने कहा था ना कि डिग्रेडेशन या ब्रेक डाउन होता है, तो वो भी कहाँ पे काम करेंगे? पोस्ट पे। कौन से डिसऑर्डर के अंदर? कौन से मस्कुलर डिसऑर्डर में? आसान कर दिया मैंने आप लोगों के लिए। पोस्ट साइनेप्टिक जंक्शंस की ब्लॉकेड हो जाती है। किताब में लिखे हुए ये वर्ड, आसान कर दिया अब मैंने। सॉरी, टेटिनी इज द आंसर, लिखा है किताब। तीसरी दफ़ा ये पेज वापस पलट के बेइज्जती करके दिखा रहा हूँ, मुंह पे मार रहा हूँ मैं वही पेज जो आज तक तुम लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। तीसरी दफ़ा। जी क्या अच्छी है? अच्छा अच्छा, पिक्चर देखते रहे, पढ़ाई नहीं करना तो सही, पिक्चर देख। So the value of RMP depends upon the concentration gradient, ठीक है, maintained across the neurolemma, and the value of action potential depends upon the intensity of the stimulus. So now what are we done with up till now? Please tell me. चल हो गया? और homeostasis, supported movement, और केमिकल नहीं बोलो। चलो सही है, अच्छा है। फिर नेक्स्ट क्लास में शुरू करें दूसरा, क्योंकि आज तो आप लोग काफ़ी लंबी कर चुके हैं मेरे ख्याल से। या कर दूँ शुरू? क्या शुरू करें? चैप्टर बताएं। सेकंड ईयर ना? सेकंड ईयर कर लो, रिव्यू हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। सेकंड ईयर कर लो। ये बताओ, रिप्रोडक्शन पढ़ोगे, केमिकल कोऑर्डिनेशन? दोनों ही हैं, पढ़ने तो दोनों ही हैं। और आपके यहाँ एप्टीट्यूड के बाद आप, सॉरी एप्टीट्यूड बोल रहा, इंटर के बाद जब आप वापस आएंगे, सेकंड ईयर और सेकंड ईयर हम नहीं पढ़ेंगे, हम सेकंड ईयर छोड़ देंगे। जितना पढ़ लिया, उसके बाद हम
फर्स्ट ईयर पढ़ेंगे, अब वो भी टॉपिकल स्टडीज टॉपिक्स पर, ठीक है। अभी चैप्टर वाइज तो इसलिए फिर भी चैप्टर करके करा रहे होते हैं, क्योंकि आपको सेकेंड ईयर में एग्ज़ाम देने हो ताकि आपको फ़ायदा हो जाए। होपफुली शायद आपको फ़ायदा हो ही रहा हो चैप्टर रिलेटेड। बाकी आप सब्जेक्ट्स में भी सेकेंड ईयर पढ़ रहे हो कुछ है, पढ़ रहे हो ना फिजिक्स केमिस्ट्री में, अच्छी बात है। तो मैं भी अभी एक और सेकेंड ईयर करा दूंगा, मेजर आपके चैप्टर्स हो जाएंगे, फ़ायदा हो जाए। उसके बाद सून आफ्टर व्हेन यू विल बी बैक हियर राइट आफ्टर योर इंटरमीडिएट एग्जाम्स, तो हम आपको फर्स्ट ईयर पढ़ाएंगे और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सेकेंड ईयर के फिर कुछ चीज़ें एंड में मैं आपको दोबारा बताऊँगा। ट्रिलियंस में क्यों ऑफ कर रहे हो, बोर्ड को ऑफ करोगे ना सर, ट्रिलियन में तो आओ ना एक हफ्ता। असल में आप लोग संडे के दिन बैठे होंगे ना, इतना लंबा एग्जाम ऑफ करोगे। संडे के दिन ट्रिलियन संडे को छोड़ नहीं सकते, संडे को